बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद जुनेद तारिक और आप लोग देख रहे हैं हैदर्स एजुजॉन। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले हमने 2 चैप्टर स्टडी कर लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज वगैरह, वो सारी हमने ऑर्गेनेलिज डिस्कस की है। वो ऑर्गेनेलिज कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम एटसेट्रा, ये सारी हमने डिटेल से स्टडी की है। आज हम फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा ये चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन करेंगे। सेल क्या चीज होती है? सेल को सिंपल डेफिनेशन का यूनिट ऑफ लाइफ, क्या यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो इकाई होती है, दैट इज कॉल्ड सेल। जिंदगी की इकाई को क्या कहते हैं हम? उसको हम सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सेल क्या देखते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन। सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर हम सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और सेल होता है, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ सेल और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? यूनि का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है यूनि का मतलब? 1। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, क्या हो? दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल एक होता है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है? तमाम फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ वो सारे कौन परफॉर्म करता है? सिंगल सेल करता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो वर्क वगैरह करते हैं तो सब स्टेन लाइफ, जिंदगी के जितने भी अफाल उनको परफॉर्म करने में। उसके बाद इनके एग्जाम्पल देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूबीना वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह सारी इसकी एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की है एग्जाम्पल से प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह सारे आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की खसूसियात। याद रखना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये चंद एक बेसिक प्रॉपर्टीज, 7 बेसिक प्रॉपर्टीज, कितनी? 7 बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो क्या करते हैं? ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स वो परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात ये मूवमेंट करते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म। हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सबको। रेस्पिरेशन भी करते हैं, होम्योस्टेसिस का अमल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, म्यूटेशन वगैरह, ये सारी क्या है? 7 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स शो। उसके बाद है ये दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करती हैं। सेल परफॉर्म ऑल फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल में करता है तमाम जो कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको एक्सप्लेन करता है। अब ये सारी हमने प्रॉपर्टी 7 पढ़ी हैं, हम 7 को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली बात है मूवमेंट। ये सेल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मूव कर सकते सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्पर्म सेल्स होते हैं, ये इनके पास होता है फ्लैजेला। ये सेल है स्पर्म, ये फ्लैजेला होता है इनके पास, और इसकी मदद से क्या करते हैं? ये सेल मूव करते हैं फ्लैजेला की मदद से। तो ये एक एग्जांपल दूसरी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं ब्लड के स्ट्रीम के जरिए, भाई जो वेन्स आर्टरीज होती है इनके जरिए ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। और कहां पे जाते हैं? जहां पे
इंफेक्शन हुआ हो, कहां पे करते हैं, जहां पे इंफेक्शन हुआ है उस जगह पे मूव करते हैं और जाके क्या करेंगे, उस जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करेंगे और वो जो वहां पे ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर ये उसको किल करेंगे। इनसाइड सेल्स ऑर्गेनेल्स मूव टू कैरी आउट वाइटल फंक्शंस। सेल के अंदर क्या आती हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसके बाद है सेकंड जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म, वो है न्यूट्रिशन। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन। क्या सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, हासिल कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट लेंगे और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर से उनको बनाएंगे और बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्वायरमेंट से क्या किया, न्यूट्रिएंट लिए, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस किए। सेल ने क्या किया, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लिए और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की और वो एनर्जी कहां पे इस्तेमाल की, दो काम परफॉर्म करने में। पहली बात, बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। सेकंड बात क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। दो जगह पे ये एनर्जी इस्तेमाल की। समझ आ गई इस बात में। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस का जो उल्टा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और रेस्पिरेशन में कंज्यूम की जाती है और कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये प्रोड्यूस किया जाता है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी। क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज को कौन। अच्छा जी बेटा, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्स क्या करता है, रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी को जनरेट किया जाता है रेस्पिरेशन के जरिए। ये फोटोसिंथेसिस के उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, रेस्पिरेशन में यूटिलाइज की जाती है और एनर्जी इसमें क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी की शक्ल में एनर्जी प्रोड्यूस की। किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में। और एटीपी का एक मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो 760 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। इतनी एक एटीपी फॉस्फेट तोड़ने से। अब ये एटीपी टूटेगा, एडीपी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, एडीपी। एडीपी में से फिर एक फॉस्फेट टूटेगा, अडीनोसिन डाई फॉस्फेट हो जाएगा। पहले 3 थे फॉस्फेट, अब 2 देंगे। 2 से फिर एक और मूव हो जाएगा वो एएमपी में। और हर फॉस्फेट टूटने से एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 760 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी करेंसी का ये यूनिट है। क्या है, एनर्जी करेंसी का ये यूनिट है रेस्पिरेशन का अमल। उसके बाद है नेक्स्ट जो फंक्शन है सेल्स परफॉर्म करते हैं वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या करते हैं, सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। किसके जरिए, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। किसके जरिए करते हैं,
अब डिफिजन में कहता है, हमें पता है मॉलिक्यूल्स मूव किए जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, हम टैंकी में पानी भरा तो नल खोलेंगे तो पानी टैंकी में ज्यादा तो कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो ये डिफिजन की एग्जांपल है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मोटर पानी पावर लगा के, मोटर बंद करके पानी ऊपर जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। अब मोटर पावर लगाती है, एक्टिव में एनर्जी खर्च करती है, एनर्जी खर्च करके जो पानी ऊपर लगेगी, इसकी एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। फॉर एग्जांपल और भी क्या नाम है इसकी, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है मुसलसल, और पैसिव डिफिजन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद डिफिजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर था, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर की तो वर्ड्स होता। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमने कहा कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं, सेल करते हैं। अब क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक ये होते हैं, नुकसानदेह मादे, जहरीले मादे होते हैं, उनको बाहर एक्सक्रीट कर देने से बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, ये उसको नुकसान होने से, बॉडी को, सेल्स को नुकसान होने से बचाते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। समझ आ गई? इसकी एग्जांपल क्या है, सेल्स गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लेटिंग दी इट आउट इनटू ब्लड थ्रू डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के जरिए क्या करते हैं, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। पता है कि हम रेस्पिरेशन का अमल जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सारे सेल से इकट्ठी की जाती है और बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। अगर क्या हो, ये ना खारिज की जाए तो वो तो हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह कैसे, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो फिर सेल डेड हो जाएंगे, इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन का अमल। समझ आ गई ना? तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद है होमियोस्टेसिस। क्या है? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या करते हैं, सेल मेंटेन करते हैं स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बाय इट्स रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। अब होमियोस्टेसिस की आप लोगों को 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन पढ़ी बायो ने। होमियोस्टेसिस क्या किया है कि बैरूनी माहौल में चेंजिंग आने के बावजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को, अंदरूनी माहौल को तवाज़ुन में रखना, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में क्या करते हैं, हम इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो, ये क्या रहता है, होमियोस्टेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज रिमेन रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चेंज नहीं होता। बाहर का पता आपको पता, कभी बारिश होगी, ठंडा मौसम हो गया, कभी गर्म हो गया, सर्दियों में सर्द है, गर्मियों में, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन इन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर चेंज होगा तो वो बॉडी को नुकसान हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रोथ, जो सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स ग्रो बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्या करके, न्यूट्रिएंट्स को लेकर और उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। और 7 नंबर पे जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स, वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मेयोसिस। दो प्रोसेस के जरिए सेल क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस का कोई बच्चा में फर्क बताया, माइटोसिस और मेयोसिस में क्या फर्क है? वेरी गुड। माइटोसिस में क्या करती है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में। पेरेंट सेल कन्वर्ट होता है डॉटर सेल में, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी होती जितनी के पेरेंट्स में हो, उसे कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती कितनी के, पेरेंट सेल में। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में कितनी है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
तो अगर माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे तो हर सेल में 46 ही होंगे, और अगर मियोसिस के जरिए डिवाइड होंगे तो 23। इस एग्जांपल क्या है, गैमेट सेल्स स्पर्म्स और एग्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और 23 और जाइगोट में और उसके सॉरी स्पर्म के भी 23 है और एग के भी 23 मिलेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो ये जाइगोट के 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाते थे। अब माइटोसिस क्या है, प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर, और ये सेकंड क्या है, हमने डेफिनेशन पहली देखी, उसके बाद जो माइटोसिस के जरिए रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो डॉटर सेल होता है वो पेरेंट से मिलता होता है। डॉटर सेल क्या होता है, पेरेंट से मिलता होता है, और ये कहां पे होती है, फॉर ग्रोथ और रिपेयर करने के, बॉडी सेल्स रिपेयर करने में यूज होती है। उसके बाद मियोसिस क्या होती है, क्रिएट्स गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। हमने अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को एग और स्पर्म्स की। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की, चैप्टर नंबर 3 की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह।